Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। पद्मजा जी, स्वागत है आपका। और टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे 90 मिनट का नॉन स्टॉप प्राइम टाइम अब शुरू हो रहा है। फिक्र आपकी और परवाह देश की नए एडिशन के साथ हम हाजिर हैं। मैं निशांत चतुर्वेदी आपको देश और दुनिया की खबरों को फिक्र के लेंस से दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। रात 9:50 पर आपके लिए परवाह देश की लेकर आऊंगी, जिसमें हम देश के सबसे ज्वलंत मुद्दों की परवाह करेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज फिक्र आपकी में हमारा फोकस किन खबरों पर है। मलेशिया से बैठकर मोस्ट वांटेड भगोड़े जाकिर नाइक ने भारत के वक्फ बिल पर भड़काऊ ज्ञान दिया है और वीडियो जारी कर 50 लाख मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही है। यह बहुत गंभीर बात है, पूरी खबर आपको देखना जरूरी है। राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर है। हम सब जानते हैं उन्होंने चीन, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर टेक्सास यूनिवर्सिटी में खुलकर बात की है, लेकिन वहां भी सबसे ज्यादा चर्चा पप्पू शब्द की रही। राहुल गांधी के सामने पप्पू वाले नैरेटिव पर कैसे अचानक बात शुरू हो गई, आपको यह जरूर देखना चाहिए। आज एक बड़ी खबर जीएसटी को लेकर भी आई है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी घटाने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है और कैंसर की दवा पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आज एक बड़ी साजिश पर फिक्र का फोकस होगा। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर, पेट्रोल से भरी बोतलें और माचिस कैसे मिली। क्या यह कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने का आतंकी प्लान था? इस पर विस्तार से बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले 3 महीने में भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। आज हाई कोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में नॉन स्टॉप हिंसा के बीच रॉकेट और ड्रोन से हमले भी होने लगे हैं। इस चिंताजनक खबर पर पूरी जानकारी थोड़ी देर में हम आपको देने वाले हैं। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का छुट्टी वाला कैलेंडर भी दिखाएंगे। 4 वर्ष में 532 दिन की छुट्टी लेकर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। परवाह देश की इसमें भी हमने 3 बड़ी खबरें चुनी है। पहली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां अफवाह की चिंगारी कुछ ऐसी सुलगी कि पूरा शहर जलने की कगार पर आ गया। अफवाहबाजों ने खबर फैला दी कि भगवान गणेश की प्रतिमा पर पथराव हुआ है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ भी था? इस खबर का पूरा सच क्या है और क्या आप भी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में वायरल अफवाहों पर बिना जांच पड़ताल के यकीन करते हैं? तो आज 9:50 पर परवाह देश की जरूर देखिएगा। दूसरी खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश की है, जहां संविधान की जगह शरीयत लागू करने की मांग की जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे राष्ट्रगान को बदलने की कोशिश की जा रही है। आखिर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों की भाषा क्यों बोलने लगे हैं, ये आप देखिएगा 10:05 पर। और तीसरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जहां पहली बार पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ की बात कबूली है। ये खबर आपके सामने होगी ठीक 10:20 पर। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें देखने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। भारत में मिले मंकी पॉक्स के पहले मरीज में वायरस की पुष्टि हुई है। मरीज में अफ्रीकन क्लेड 2 वायरस मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, आइसोलेशन में रखे गए मरीज की हालत स्थिर है, बाकी लोगों के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। गुजरात के सूरत में गणपति पंडाल में पथराव का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में पथराव के साथ मारपीट करते दिखे उपद्रवी। देर रात गणेश उत्सव के दौरान हंगामा और आगजनी हुई थी। 6 आरोपियों समेत 27 की गिरफ्तारी हुई। कोलकाता रेप मर्डर केस में बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल। मृतक ट्रेनी डॉक्टर के पोस्टमार्टम और एफआईआर के समय पर मांगा जवाब। सीबीआई से फिर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। डॉक्टरों को ड्यूटी पर लौटने के निर्देश। 17 सितंबर को अगली सुनवाई। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सीजीआई ने सभी पक्षों से मांगा जवाब। 25 सितंबर को अगली सुनवाई। हाई कोर्ट ने 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था।
मणिपुर की राजधानी इंफाल में गवर्नर हाउस के पास प्रदर्शन, छात्रों का मार्च। बीते कुछ दिनों की हिंसा पर छात्र संगठन नाराज हैं। मणिपुर कॉलेज के छात्रों से मिले सीएम बीरेंद्र सिंह, शांति के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा दिया। और दिल्ली में इस साल भी दीपावली पर पटाखे बैन है। केजरीवाल सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक उत्पादन बिक्री पर लगाई रोक। सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया कदम। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, सख्ती से लागू होगा नियम। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की घोषित सीटों पर भी उतारे गए प्रत्याशी। अलायंस टूटने पर कांग्रेस सूत्रों से कहा, हमारी ओर से गठबंधन की उम्मीद बाकी है। यूपी के कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखने के मामले में एक्शन। एटीएस ने 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। यूपी एटीएस चीफ नीलाब्जा चौधरी ने कहा, ट्रेन को डिरेल करने की साजिश थी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर टैक्स घटाने के लिए मंत्री समूह का गठन। कैंसर की दवा पर टैक्स 12 से घटाकर 5% किया गया। यूनिवर्सिटी रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी हटा। ओए, यहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। तेरी पार्किंग यार, कहीं भी लगा ले। और अब फिक्र आपकी में खबरें विस्तार से होंगी, एक एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा और हम हर खबर आपके सामने अब लेकर आ रहे हैं। पहली बड़ी खबर, आज फिक्र का पहला फोकस जाकिर नाइक। ये नाम आपने सुना है, लेकिन ये नाम एक बार फिर से चर्चा में है। कट्टर इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक, जिसकी सोच, जिसकी हरकतें भारत विरोधी हैं, उसकी जुबान जहरीली है, जिसका एक ही मकसद है, कैसे भी करके भारत के मुसलमानों को भड़काया जाए, भारत में सांप्रदायिक माहौल खराब किया जाए। इसके लिए वो मलेशिया से बैठकर जहरीली तकरीरें करता है, हेट स्पीच के लिए आए दिन नए नए मुद्दों को खोजता है, उन मुद्दों को भारत के खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश करता है और फिर उन्हीं मुद्दों से मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। लेकिन भारत के मुसलमान जरा दूजे किस्म के हैं। वो लंबे समय से जाकिर नाइक जैसों को आईना दिखाते आए हैं। हालांकि इस बार भगोड़े जाकिर नाइक ने भारत के वक्फ बिल को, ठीक सुना आपने, भारत के वक्फ बिल को अपनी जहरीली सोच का नया हथियार बनाया है। वक्फ बिल के जरिए भड़काने और उकसाने का जहरीला खेल खेला है। मलेशिया से बैठकर उसने 9 मिनट और 26 सेकंड का एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसे हम आपको सुना नहीं सकते, बल्कि सुनाना नहीं चाहते। लेकिन उसके जहर की कुछ बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। आपको यह बात इसलिए जाननी चाहिए ताकि जाकिर नाइक का मकसद, उसकी गंदी सोच एक्सपोज हो सके और दुनिया यह जान ले कि मलेशिया से उसका प्रत्यर्पण राष्ट्र हित में क्यों जरूरी है, वो भी तब जब भारत और मलेशिया के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑलरेडी है। वक्फ बिल पर जाकिर नाइक की नफरती किताब का पहला चैप्टर, 50 लाख मुसलमानों का साथ। जाकिर नाइक की साजिश है कि वो किसी तरह भारत के 21 करोड़ मुसलमानों में से 50 लाख मुसलमानों को अपने नैरेटिव और एजेंडे के अनुसार काम पर लगा सके। वक्फ बिल पर जाकिर नाइक की नफरती किताब का दूसरा चैप्टर, कमजोर बीजेपी सरकार। जाकिर नाइक ने कहा है कि मौजूदा बीजेपी सरकार बीते 10 वर्षों की तरह ताकतवर नहीं है, इसीलिए मुसलमान अगर वक्फ बिल का विरोध करेंगे तो सरकार को यू टर्न लेना होगा। अब आप समझ रहे हैं कि जाकिर नाइक को 50 लाख मुसलमानों की जरूरत क्यों है। वक्फ बिल पर जाकिर नाइक की नफरती किताब का तीसरा चैप्टर सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें उसने कब्रिस्तान, मदरसों और मस्जिदों का जिक्र किया है। कहा है कि वक्फ बिल अगर पास हो गया तो यह सब मुसलमानों से छीना जा सकता है। ऐसा हुआ तो आने वाली पुश्तें कभी माफ नहीं करेंगी। यानी जाकिर नाइक भारत के मुसलमानों को संपत्ति छीनने का खौफ दिखा रहा है और वो चाहता है कि भारत के मुसलमान भयभीत होकर, डरकर कोई ऐसा कदम उठा लें जिसका इंतजार जाकिर को बरसों से है। वक्फ बिल के बहाने जाकिर नाइक का मकसद साफ है। वो चाहता है कि देश के मुसलमान उसकी बातों में आ जाएं, वक्फ बिल के नाम पर उसे अपना मसीहा मान लें। इसीलिए उसने एक नफरती खेल और खेला। आपको याद होगा, हमने इसी शो में आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ बिल के खिलाफ QR कोड वाला एजेंडा दिखाया था।
देश के कुछ मौलाना भी QR कोड के जरिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं। अब कट्टर जाकिर नाइक ने भी अपने वीडियो संदेश में इसी QR कोड वाले एजेंडे को आगे बढ़ाया है। उसने एक लिंक जारी करके मुसलमानों से वक्फ बिल के खिलाफ मतदान करने को कहा। यह मतदान असल में उसे ही मुसलमानों का ठेकेदार मान लेने जैसा है, जबकि जाकिर नाइक कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उसने भारत से भागकर मलेशिया में शरण ली है। भारत ने बार बार मलेशिया से कहा है उसके प्रत्यर्पण के लिए, भारत ने बार बार उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए कहा है। अभी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 दिन के दौरे पर भारत में आए थे, तो उन्होंने खुद कहा कि हमें एविडेंस दीजिए। लेकिन भारत कब ला पाएगा या मलेशिया कब दे पाएगा जाकिर नाइक को, इसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भारत में इस जाकिर नाइक पर टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप हैं। वो आतंक को समर्थन देता है, युवाओं के ब्रेन वॉश की साजिश रचता है, उस पर धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप हैं। भारत में जाकिर नाइक पर जहरीली तकरीरें और हेट स्पीच के कई मामले दर्ज हैं। भारत में वो 2017 से भगोड़ा घोषित है और मलेशिया से उसके प्रत्यर्पण को लेकर बातचीत होती रही है। और आज जब वक्फ बिल पर जाकिर नाइक का यह जहरीला वीडियो सामने आया तो बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाकिर नाइक को जल्द भारत की जेल में बंद करने का भरोसा दिलाया। जाकिर नाइक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें, और वो दिन भी दूर नहीं है भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरेबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो हमारी परंपरा है। भारत और मलेशिया के संबंधों में जाकिर नाइक एक बहुत बड़ा मसला है। जाकिर नाइक वर्ष 2016 में भारत छोड़कर भागा था। भारत का ये मोस्ट वांटेड भगोड़ा है, मलेशिया का मेहमान है, परमानेंट रेजिडेंट है वहां का, वहां आलीशान घर में रहता है। भारत में नफरत को बढ़ावा देने वाला जाकिर नाइक वहां ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है। मलेशिया से बिना डर के वो भारत में जहर की खेती करना चाहता है और जहरीले जाकिर नाइक पर अंकुश लगाने का एकमात्र रास्ता यही है कि उसका प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन जल्द से जल्द हो, उसका फाइनल एड्रेस भारत की कोई जेल हो। वैसे यह भी सुनिए कि इस जहरीले जाकिर पर जब हमने दिल्ली के मुसलमानों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। वो तो इंडिया से बाहर है ना, इस वजह से वो बोल रहे हैं। और भारत में होते तो फिर नहीं बोलते। जाकिर नाइक की बातों से तो हमें कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो तो ऐसा ही देश से निकले हुए हैं बाहर। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात बोले वही उन्हीं की बात जो है वही बात सही है, उसी हिसाब से काम होनी चाहिए। जाकिर नाइक ने जो कहा है कि एक पर्सनल समुदाय का है, तो ये नहीं है। पर्सनल समुदाय यतीम नहीं होता है, पर्सनल समुदाय ये नहीं, प्राइवेट और पब्लिक जो है वो सवाल इसमें नहीं उठता। सवाल इसमें ये उठता है कि ये प्रॉपर्टी है किस तरह की। प्रॉपर्टी वो है जिसके माँ नहीं हो, जिसके बाप नहीं हो, जिसका घर नहीं हो, जिसका ज़मीन नहीं हो, जिसका जायदाद नहीं हो, वो ऑफ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। और उसको आज तक किसी सरकार ने गरीबों को दी है? सारे प्रॉपर्टी जितने हैं सब सरकार खा जाती है। तो जाकिर नाइक जो बोले हैं, जाकिर नाइक इंडिया से बाहर हैं और हम लोग इंडिया के जितने मुसलमान भाई हैं सब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी जो बिल पास कर रही है, ये सारा गलत है। जाकिर नाइक का पूरा गेम जो है वो परसेप्शन को ऑल्टर करने का, और यहां का जो मुसलमान है वो जानता है ये बात कि वो खुद भागा हुआ है, वो हमें क्या बताएगा। सोचिए जज्बा इन लोगों का। वाह, वक्फ संशोधन विधेयक संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है। शुक्रवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इस मुद्दे पर चौथी बैठक हुई थी। इसमें पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी शामिल हुई थी, जिसमें उसने एक प्रेजेंटेशन के जरिए बताया था कि नया संशोधन बिल पुराने स्मारक को संरक्षित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसी जेपीसी के एक सदस्य बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत का ही एक वीडियो शेयर किया। इसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग दूसरे लोगों से इस बिल पर अपनी राय पेश करने की अपील करते देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में वो ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर अभी इस बिल के विरोध में एकजुटता नहीं दिखाई गई तो मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, वक्फ बिल की सभी संपत्तियां
छीन ली जाएंगी। निशिकांत दुबे ने यह वीडियो शेयर करके पोस्ट लिखा कि उन्होंने इस बिल को कम से कम 100 बार पढ़ा है और इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि मस्जिद, कब्रिस्तान या दरगाह पर सरकारी कब्जा हो जाएगा। उन्होंने ऐसी कोशिशों को वोट बैंक और मोदी विरोध की राजनीति करार दिया। इस वीडियो पर खूब राजनीति हो रही है, ऐसे में आप भी देखिए कि आखिर ये है क्या। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। इस पूरी खबर में जाकिर नाइक के प्रोपेगेंडा के बजाय भारत की संविधान सम्मत प्रक्रिया पर फोकस करने की जरूरत है। नोट करने वाली बात यह है कि यह बिल अभी जेपीसी के पास है। जेपीसी में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर 31 सदस्य हैं। सभी इस मुद्दे पर लंबी बहस कर रहे हैं। यह भी तय है कि मंथन के बाद जो फैसला आएगा और जो संशोधन होंगे वो राष्ट्रहित में होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मुसलमानों का नुकसान हो, देश विदेश में गलत संदेश जाए। इसीलिए ऐसे विदेशी अपराधी के बहकावे में आने की किसी को जरूरत नहीं है, जिसका मकसद वक्फ बिल के बहाने भारत में माहौल खराब करना है। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, पप्पू। अमेरिका में पप्पू वाला यह बयान इस बार कांग्रेस की तरफ से ही आया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पिट्रोडा ने अपने संबोधन में पप्पू का जिक्र छेड़ दिया है, वो भी राहुल गांधी के बगल में बैठकर। सवाल है कि सैम पिट्रोडा ने ऐसा क्यों किया। वैसे सियासी डिक्शनरी के इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे, अक्सर राजनेताओं के भाषण और बयानों में सुनते भी होंगे। लिहाजा दिल्ली से 13,000 किलोमीटर दूर पूरे टेक्सास में यह शब्द गूंजा तो उसकी धमक देश की राजनीति में भी महसूस होने लगी। इसीलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सैम पिट्रोडा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, उनके पास विजन है और वो रणनीतिकार हैं। मैं आपको बता दूं कि वो कोई पप्पू नहीं है, वो किसी भी विषय की गहरी समझ रखते हैं। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. 2014 से ही पप्पू शब्द राहुल गांधी के विरोध वाली पॉलिटिक्स पर चिपका हुआ है। बीजेपी के कई नेता और समर्थक उन्हें इसी नाम से संबोधित करते हैं। वैसे तो पप्पू एक सामान्य नाम की तरह है, लेकिन बीजेपी उन्हें पप्पू कहकर यह नैरेटिव सेट करना चाहती है कि उन्हें मुद्दों की गहरी समझ नहीं है। संभवतः सैम पिट्रोडा इसी नैरेटिव का काउंटर कर रहे थे। इससे पहले खुद राहुल गांधी ने 2018 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बहस के दौरान पप्पू शब्द का जिक्र किया था। पिछले साल एक रैली में प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि डिग्री देखे बिना उनके भाई को पप्पू बना दिया गया। आज जब पप्पू का जिक्र चला तो हमने आपके लिए लाइब्रेरी से बयानों की वो फाइल निकाली है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated.
सैम पिट्रोडा का बयान देखें तो उनका फोकस राहुल गांधी को पढ़ा लिखा, समझदार, विजनरी और स्ट्रैटेजिस्ट बताने पर है। बीजेपी राहुल के खिलाफ जो नैरेटिव सेट करती रही है, ठीक उन्हीं बिंदुओं पर काउंटर किया गया है। वैसे नेताओं को उनके विरोधी ऐसे उपनाम देते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी शुरुआती राजनीति में उपहास किया गया था। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहा था, लेकिन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के बाद उन्हें आयरन लेडी भी कहा गया। कुल मिलाकर लोकप्रियता, राजनीतिक समझ और चुनावी नतीजे ही नेताओं के लिए अच्छे और बुरे नैरेटिव को तय करते हैं, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी पहली बार विदेश दौरे पर है। टेक्सास में उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने कई अलग अलग विषयों पर बात की और उनकी बातों पर आज दिन भर देश में राजनीतिक उबाल देखने को मिलता रहा। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. Fear of the BJP vanished, disappeared, gone, and we saw that immediately within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister. India has an employment problem, but there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना, ये देशद्रोह जैसा अपराध है। आपने 10-11 साल नारों में और लफाजी में निकाल दिया, नौजवानों की जिंदगी तबाह कर दी और उस पर हम चर्चा भी नहीं करें। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है, वो थोड़ी तैयारी करके जाएं। केवल बदनाम करने का काम ना करें और दुनिया भर में भारत की छवि को गिराने का काम ना करें। RSS mindset is the BJP's mindset, but BJP can have any kind of mukotas, but their real DNA is the RSS DNA. आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। और अगली खबर में फिक्र है भारतीय रेल की, क्योंकि एक बार फिर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। बहुत चिंताजनक खबर है। यूपी के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। अच्छी बात यह रही कि टक्कर के बाद सिलेंडर फटा नहीं। सिलेंडर देखने के बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिससे रफ्तार धीमी होने पर सिलेंडर ट्रेन से टकराकर ट्रैक के किनारे गिर गया। हादसे के समय ट्रेन प्रयागराज से भिवानी की तरफ जा रही थी। सिलेंडर से टकराने के 20 मिनट बाद ट्रेन रवाना हो गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। जैसे कालिंदी एक्सप्रेस के रास्ते में एलपीजी से भरा सिलेंडर किसने रखा? यह घटना गंभीर साजिश की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि इसमें सिलेंडर के अलावा पेट्रोल से भरी बोतल, सफेद बैग, माचिस के साथ कन्नौज वाले सियाराम स्वीट्स का डब्बा भी बरामद किया गया है। इस दुकान का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस मामले की जांच यूपी एटीएस के साथ आईबी और एनआईए की टीमें कर रही हैं। एटीएस और आईबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। रेलवे ने इसे साजिश बताया और एजेंसियां आतंकी एंगल से जांच में जुट गई। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आईएस ने ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची। घटना में कार्रवाई करते हुए 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। सभी को शिवराजपुर थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस चीफ ने कहा है कि ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश थी। पहले घटना पर जांच एजेंसियों के बयान वाली रील देखिए। इसके बाद भारतीय रेल के खिलाफ साजिश वाले सुपारी मॉडल का विश्लेषण।
सामने गैस सिलेंडर इन्होंने नोटिस किया, जिसके बाद इन्होंने ब्रेक अप्लाई किया, गैस सिलेंडर से लोग को टकराया। उसके बाद से इन्होंने ट्रेन रोक के चेक किया, वहाँ पे आरपीएफ द्वारा जांच की गई तो वहाँ पे गैस सिलेंडर मिला और भी कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली। साक्ष्य मिले हैं, उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे, सीसीटीवी कैमरा दिखवा दे रहे हैं। एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और इसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है, सभी पहलू को हम लोग देख रहे हैं। रेल से जुड़ी कोई घटना होती नहीं कि राजनीति की रेल पहले दौड़ने लगती है। ट्रैक पर सिलेंडर वाली घटना ने एक बार फिर विपक्ष को सरकार के खिलाफ हमला बोलने का मौका दे दिया है। विपक्ष रेलवे की सुरक्षा में लापरवाही के आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया कि देश में ट्रेन के खिलाफ चल रही साजिश महज सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। इस प्रयोग के पीछे जो लोग हैं वो एक ही समुदाय से हैं और ये भी महज सहयोग नहीं है। फिलहाल इस घटना को लेकर सियासी पटरी पर कैसे कैसे आरोप प्रत्यारोप वाले बयान एक्सप्रेस चल पड़ी है, इस पर आपको एक रिएक्शन रील जरूर देखनी चाहिए। ये रेल जिहाद है, टूल किट है। मैं आरोप लगाता हूं इस टूल किट का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थक ही कांग्रेस ही है। ट्रेन जो है वो जमीन पे ज्यादा चल रही है, पटरी पे कम चल रही है। हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना की खबर आती है। एक ही ट्रैक पर 2-2 ट्रेन 3-3 ट्रेन आ जा रही है। ये कैसे हो रहा है? आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है कि कैसे सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के कृत्य किए जाएं, लेकिन ये कृत्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिक्र के लेंस से देखें तो बीते कुछ समय में रेलवे ट्रैक पर साजिश वाली घटनाओं का एक ट्रेंड बन गया है। जैसे किसी ने ट्रेन को पटरी से उतारने का मॉडल बना लिया, जिसमें कभी गैस सिलेंडर तो कभी लकड़ी का बड़ा टुकड़ा ट्रैक पर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हो रही है। साजिश का शक इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले इसी शो में हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरतुल्ला गौरी ने भारतीय रेल की सुपारी दी है। गौरी ने देश में मौजूद अपने स्लीपर सेल को ट्रेन पलटने का आदेश दिया है। ऐसे में बार बार हो रही इन घटनाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसीलिए शायद इन्वेस्टिगेशन आतंक के लिहाज से चल रहा है। सोचिए जरा, क्योंकि भारत में हर दिन करीब 2,30,00,000 यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। खबरों की दिशा को अब पूर्वोत्तर की तरफ मोड़ते हैं और फिक्र मणिपुर की करते हैं, जहां पिछले दिनों हुए ड्रोन रॉकेट हमलों के खिलाफ एक्शन की मांग तेज हो रही है। आज राजधानी इंफाल में छात्र संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों ने राजभवन की तरफ मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये छात्र हाल ही में राज्य के अंदर हुए ड्रोन और रॉकेट हमलों से गुस्से में थे, आक्रोश में थे। इन्होंने राज्य के डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग की है। ये छात्र संगठन मणिपुर में शांति के लिए यूनिफाइड कमांड देने की मांग कर रहे हैं। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर कॉलेज के छात्रों से मुलाकात की और शांति के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया। इस बीच आपको यह दिखाना जरूरी है कि मणिपुर में कैसे ड्रोन और रॉकेट वाला हिंसा का नया दौर शुरू हुआ। यह सिर्फ मणिपुर नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। मणिपुर में ड्रोन रॉकेट हमलों के खिलाफ ये जनता का आक्रोश है। बीते 1 वर्ष से जारी 2 समुदायों के बीच हिंसा में पहली बार ड्रोन और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। अब ऐसे हमलों के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग उठ रही है। 7 सितंबर को शनिवार के दिन विष्णुपुर जिले में रॉकेट से हमला किया गया। यहाँ 2 अलग अलग रॉकेट अटैक हुए। पहला रॉकेट अटैक जिले के ट्रोंगला ओबी में हुआ, जिसमें 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा। दूसरा रॉकेट अटैक मोइरांग में पूर्व मुख्यमंत्री मेरेम्बम कोइरेंग के आवास के पास हुआ। इसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई, जबकि 13 वर्षीय लड़की समेत 5 अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय स्तर पर मिलने वाले पाइपों के इस्तेमाल से पंप गन बनाकर ये रॉकेट दागे गए हैं। इन हमलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है और लोग सुरक्षा की मांग के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं।
There is no sort of safety zone right now. The cookies, they have claimed themselves that they have missiles that can target up to range up to 20 kilometers. So there is no difference between living in a bungalow and living in a house. Okay, so we took this notice regarding the declaration of holiday for educational institutions, not because they want to save us, not because they want to save the students, but because they are scared that the students would revolt against them. मणिपुर में रॉकेट हमलों के अलावा ड्रोन हमलों की फिक्र भी जरूरी है, क्योंकि इनमें भी अचानक तेजी आई है। इसी शो में हमने आपको 1 और 2 सितंबर को पश्चिमी इम्फाल में हुए ड्रोन हमलों की रिपोर्ट दिखाई थी। ये हमले कोत्रुक और सेंजाम चिरांग इलाके में हुए थे। यहाँ रिहायशी इलाकों में ड्रोन से 3 बम गिराए गए थे। ड्रोन हमलों के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कांग पोकपी जिले से 1 ड्रोन भी बरामद की थी। पुलिस ने ड्रोन हमलों के लिए कुकी उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया था। इसके साथ ही ट्रेंड प्रोफेशनल्स की मदद से ड्रोन अटैक का शक जताया था। ड्रोन हमलों की जांच के लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया था, जो 13 सितंबर को रिपोर्ट देगी। फिलहाल ड्रोन हमले रोकने के लिए एंटी ड्रोन गन्स की तैनाती की जा रही है। और अब बात जो बाइडेन की, जो कि हो गए हैं गो बाइडेन। फिक्र आपकी में अब बात है एक राष्ट्रपति की असीमित छुट्टियों की। क्या आप 4 वर्ष की नौकरी में करीब 1.5 वर्ष छुट्टी पर रह सकते हैं? छुट्टी पर रहना तो भूल जाइए, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपने ऐसा सोच भी लिया तो संभव है कि कंपनी से आपकी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान यानी कि वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन की छुट्टियों वाली हिस्ट्री देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये छुट्टी मना रहे हैं वैसे, जिसको लेकर बड़ा तंज कसा था डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो पर। खैर, जो बाइडेन अपने कार्यकाल के हर 10 दिन में 4 दिन अनुपस्थित थे यानी छुट्टियों पर थे, और इसे बेहतर तरीके से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हफ्ते के 7 दिन में से 3 दिन उनका वीकली ऑफ था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 81 साल के जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष में, जिसमें अब तक करीब 1326 दिन हो चुके हैं, इसमें 532 दिन की छुट्टियां ली हैं और सिर्फ 794 दिन काम किया। प्रतिशत निकालें तो करीब 40% दिन छुट्टी पर रहे। अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति की तरफ से ली गई ये सबसे ज्यादा छुट्टियां हैं। सोचिए, स्थिति तब है जब पूरी दुनिया में युद्ध, मंदी, तनाव का माहौल है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के 40% दिन छुट्टियों पर रहे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या यही वजह है जो एक्सपर्ट्स पूछते हैं कि जब भी कोई बड़ी घटना घटती है दुनिया में, उसके कई घंटों के बाद जो बाइडेन का उस पर एक्स पोस्ट आता है, कई घंटों के बाद। वैसे अमेरिका में राष्ट्रपति की छुट्टी लेने की परंपरा रही है। कैंप डेविड में वो अक्सर जाते हैं और छुट्टी लेते हैं, लेकिन 40% छुट्टी लेने का मामला अभूतपूर्व है। जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 26% यानी कि 1461 में से 381 दिन छुट्टी ली थी। वहीं बराक ओबामा अपने कुल कार्यकाल के सिर्फ 11% दिन छुट्टी पर रहे थे, यानी 2920 दिनों में से 321 दिन वो छुट्टी पर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि बीच में बीमार भी पड़ गए थे, अगर आपको याद होगा, वो कोविड से संक्रमित हो गए। पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने बतौर राष्ट्रपति 1461 दिनों में सिर्फ 79 दिन की छुट्टी ली थी, यानी करीब 5% दिन वो छुट्टी पर रहे थे। वैसे ऐसे कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति छुट्टी पर रहने के बाद भी हमेशा ऑन जॉब रहते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जो बाइडेन भी छुट्टी के दौरान हमेशा जरूरी कॉल्स रिसीव करते थे और उनसे आसानी से संपर्क किया जा सकता था। बाइडेन अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालने वाले सबसे बुजुर्ग नेता हैं। बाइडेन 81 वर्ष के हैं और भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में जब जब अमेरिका को उसके राष्ट्रपति की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब क्या बाइडेन मौजूद थे, या आप खुद रिपोर्ट देखें। जो बाइडेन जब तक अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, तब तक उनकी ये तस्वीरें अमेरिकी मीडिया में छाई हुई थी। बाइडेन कभी भूल जाते थे, कभी खो जाते थे, कभी लड़खड़ा जाते थे, कभी गिर जाते थे। बाइडेन अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से लगातार हेडलाइंस में बने हुए थे।
और अब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने 4 साल में उतनी छुट्टी ले डाली जितना कोई राष्ट्रपति 48 साल में छुट्टियां लेता है। अब ये बहस तेज हो गई है कि जब रूस यूक्रेन में जंग छिड़ी तब क्या बाइडेन छुट्टी पर थे? जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब क्या बाइडेन छुट्टी पर थे? जब गाजा में महाविनाश हो रहा था तब क्या बाइडेन छुट्टी पर थे? जब 2022 में अमेरिका में महंगाई ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तब क्या बाइडेन छुट्टी पर थे? जब अमेरिका में भीषण तूफान आया तब क्या बाइडेन छुट्टी पर थे? जब अमेरिकी फौज काबुल छोड़कर वापस आई तब क्या बाइडेन छुट्टी पर थे? पिछले 4 सालों में कई दौर ऐसे भी आए जब अमेरिकी बाजार लड़खड़ाया। कई बड़ी कंपनियों ने अमेरिका से मुंह मोड़ना शुरू किया। तब भी क्या बाइडेन छुट्टी पर थे? सवाल यह भी है कि पिछले 4 वर्षों में जब बाइडेन 40% दिन छुट्टियों पर ही थे तब अमेरिका में बड़े बड़े फैसले कौन ले रहा था? सीबीएस न्यूज ने पिछले दिनों एक सर्वे में बताया था कि 72% मतदाता बाइडेन को मानसिक रूप से अस्वस्थ मानते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रपति के तौर पर काम करने के लिए बाइडेन अनफिट है। तो क्या बाइडेन जानबूझकर अनफिट होते हुए भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठे हुए थे? किसी ने पूछा बॉस कहां है? जवाब आया बॉस काम कर रहे हैं मगर छुट्टी पर। अब आप सुन रहे हैं क्या है? यह है एक इंडिकेशन कि मुझे बुला लेना चाहिए अब पद्मजा जी को, क्योंकि 10 बजने वाले हैं और वक्त परवा देश की का है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और परवा देश की का वक्त हो गया है और आज निशांत इसमें हम एक शब्द से शुरुआत कर रहे हैं। और क्या है वो आज का शब्द? वो शब्द है अफवाह। अफवाह जो एक शहर को जला देती है, देश में आग लगा सकती है, सीधे साधे इंसान को भी अपराधी बना देती है। आज इसी अफवाह की ऐसी कहानी हम आपके सामने लाने वाले हैं जिसने एक शहर को जलाने की पूरी साजिश रच दी थी, लेकिन कुछ लोगों की सूझबूझ ने उसे बचा लिया। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो एक शब्द के बारे में आपने जरूर सुना होगा। शब्द है ब्लू टिक, यानी कि वेरिफिकेशन मार्क। सोशल मीडिया में जिस अकाउंट के आगे एक ब्लू टिक लगा होता है उसे वेरीफाइड यानी सच्चा माना जाता है। लेकिन क्या आप अपने तक पहुंचने वाली हर सूचना पे ब्लू टिक लगाते हैं? यानी कि क्या आप खुद उस सूचना को वेरीफाई करते हैं? क्या ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये खबर सही है या गलत? रतलाम में लोगों ने सच जानने की कोशिश नहीं की और हंगामा कर दिया। संभव है ये वीडियो आपने देखा हो, लेकिन इसमें गूंज रही आवाज, जो अभी आप आवाज सुनेंगे, वो शायद आपने ध्यान से नहीं सुनी होगी। इसीलिए इसे ध्यान से सुनिए। ताली पीटती ये भीड़ नारे लगा रही है। इसमें कुछ लोगों को गोली मारने की बात की जा रही है और ये सब पुलिस के सामने। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये भीड़ पुलिस के सामने नारेबाजी कर रही है, लोगों को गोली मारने की बात कर रही है, उन्हें धर्म का गद्दार बता रही है? करीब 500 लोगों की भीड़ जमा है और वो भी थाने के सामने, और उन्मादी नारे लगाए जा रहे हैं। धर्म के गद्दारों को गोली मारो। धर्म के गद्दारों को। तो रतलाम में दावा किया क्या गया था? कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान गणेश की मूर्ति पर पथराव हुआ है, लेकिन इसका सच कुछ और ही था। वो पूरा सच आपके सामने आने वाला है। अभी आप अफवाह फैलाने वाले किरदारों से पहले मिलिए, जिन पर पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज किया है। इनमें 3 नाम प्रमुख हैं। पहला नाम है लखन रजवानिया, जो शहर का शातिर गुंडा है। दूसरा नाम है किन्नर गुरु काजल
और तीसरा नाम जिस पे आपको गौर करने की जरूरत है वो है महेंद्र सोलंकी। ये तीनों अब गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके अलावा 13 नामजद आरोपी हैं, जबकि मुकदमा 150 से ज्यादा लोगों पर दर्ज हुआ है। इन सब पर तोड़फोड़ और पथराव के आरोप में एफआईआर भी दर्ज करा ली गई है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि शनिवार की रात भगवान गणेश की प्रतिमा पर पथराव किया गया है। इस अफवाह को शहर में फैलते देर नहीं लगी। सैकड़ों लोगों ने स्टेशन रोड थाने का घेराव कर लिया, रोड जाम कर दिया गया। पुलिस ने इनकी शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा पुलिस टीम के साथ जांच के लिए घटनास्थल मोचीपुरा पहुंचे तो पीछे पीछे ये भीड़ भी वहां आ गई। पुलिस ने लोगों से वहां से जाने के लिए कहा। इसी बीच पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। रात करीब 8:30 बजे शुरू हुआ हंगामा, करीब रात 12 बजे जाके ही खत्म हो पाया। कहां तो इन लोगों ने गणेश प्रतिमा पर पथराव का आरोप लगाया था और कहां खुद ही पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे। इसके लिए अफवाह फैलाई गई, सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया। कैसे ये किया गया हम आपको बताएंगे। उसी कड़ी में पहले देखिए कि खुद को भगवान गणेश का भक्त कहने वालों ने शिकायत क्या की थी और फिर खुद ही क्यों हंगामा करने लगे। एक शिकायत स्टेशन रोड थाने पे आई थी, जिसके अंदर जो है काजल किन्नर और बाकी वो पंडाल वाला जो एरिया था वहाँ पर ये बताया गया था कि वहाँ पे कोई किसी ने पत्थर फेंका है, जिसके अंदर एक व्यक्ति को पत्थर लगा है और उसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसको जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है अज्ञात में मारपीट और गाली गलौज का। बाकी उसके बाद में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो लोग उन लोगों के द्वारा जो है वो मोचीपुरा की तरफ जाते हुए कुछ जगहों पर जो है पत्थर वत्थर फेंके। पुलिस तत्काल वहां पर मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। कुछ हिंदूवादी संगठन भी एक्शन में आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बदमाशों ने गणेश प्रतिमा पर पथराव किया, भगवान के भक्तों की हत्या की कोशिश की और दंगे फैलाने की साजिश रची। गणेश उत्सव का पर्व था, संपूर्ण हिंदू समाज अपने अपने स्थलों पे गणेश उत्सव का पर्व बना रहे थे। ऐसे उकाला गणपति जी पर हमारे संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ पे स्थापना की जाती है, काफी वर्षों से कर रहे हैं। तो जब वो मोचीपुरा क्षेत्र से गणेश जी के उत्सव की प्रतिमा को लेकर जा रहे थे, उत्सव बना के जा रहे थे, तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कट्टापंथियों द्वारा उन पर पथराव किया गया और पथराव करने के बावजूद उनके ऊपर कहीं ना कहीं जानलेवा हमला करने का एक प्रयास किया गया, जो 15 दिनों से सतत रतलाम शहर में चल रहा है। पर पुलिस के मुताबिक ये आरोप सच नहीं है, सच इसके उलट है। अब आप सच को सिलसिलेवार ढंग से समझिए। शनिवार की रात 8:30 बजे भगवान गणेश की प्रतिमा के जुलूस पर पथराव की अफवाह फैलाई गई। रात 9:15 पर प्रतिमा की पूजा स्थापना की गई। रात 9:30 बजे पूजा समिति के लोग थाने पहुंचे। रात 10 बजे थाने पर करीब 500 लोगों की भीड़ जुट गई। फिर रात 10:15 बजे थाने के बाहर जाम लगाया गया, नारेबाजी शुरू हो गई। रात 10:50 पर पुलिस ने जुलूस पर पथराव के अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की। फिर 11:10 पर पुलिस वाले मोचीपुरा इलाके में पहुंचे, पीछे पीछे भीड़ भी वहां जुट गई। रात करीब 11:15 बजे भीड़ ने एक समुदाय विशेष के घरों पर पथराव शुरू कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। रात 11:20 पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और आंसू गैस भी छोड़ी। फिर रात 12 बजे पुलिस ने भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। रविवार सुबह 4 बजे के बाद ही पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली और 13 नामजद बनाए गए। सुबह 7 बजे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 10 बजे कोर्ट में आरोपियों को पेश कर जेल भेज दिया गया। बाकी आरोपियों की तलाश भी अब जारी है। जिन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा पर पथराव की अफवाह फैलाई, अब वो खुद सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने बताया कि झूठी बात फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, लोगों की भावनाओं को जानबूझकर भड़काया गया ताकि माहौल खराब हो। जिस जगह पथराव का आरोप लगाया गया वहां हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस ने एक फुटेज को देखा, लेकिन एक भी कैमरे में भगवान गणेश के जुलूस पर पत्थरबाजी का एक भी सबूत सामने नहीं आया। और तो और जिन लोगों ने ऐसी शिकायत की, आरोप लगाए, उनमें से 3 लोगों ने पथराव की अलग अलग जगह बता दी। जो हुआ ही नहीं, उसकी अफवाह कैसे फैली, अब उसे समझिए। आपके फोन में व्हाट्सएप होगा,
फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे कई सोशल नेटवर्किंग ऐप भी होंगे जिन पर दिन रात आप मैसेज पढ़ते हैं और शायद भेजते भी होंगे, रील देखते होंगे। लेकिन इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल रतलाम में अफवाह फैलाने के लिए किया गया। इनके जरिए भगवान गणेश के जुलूस पर पथराव की झूठी कहानी सुनाई गई, जिसे लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे सही मान लिया और अफवाहबाजी के शिकार हो गए। आखिर ये अफवाह है क्या जो इतनी आसानी से लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है? तो अफवाहों को अलग अलग रूपों में बांटा गया है। मुख्य तौर पर ये सूचनाएं होती हैं, ऐसी बातें जो लोगों के लिए नई होती हैं। दूसरी खास बात कि ऐसी सूचनाएं अनवेरिफाइड यानी असत्यापित होती हैं। इसकी सच्चाई पर हमेशा एक शक होता है। इसके साथ ही अफवाहें ऐसी सूचनाएं भी होती हैं जो मौजूदा दौर में प्रासंगिक होती हैं, या वो सूचनाएं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। झूठ फैलने के पीछे का सबसे बड़ा कारण आपका खुद सच से अनजान होना होता है। यही अफवाहों को आगे बढ़ाने में मददगार भी साबित होता है। अफवाह तंत्र कंफ्यूजन के अलावा चिंता या उत्सुकता के माहौल में ज्यादा फैलती है। 2006 में प्रकाशित प्रशांत बुरडिया और राल्फ रोजनो की रिसर्च के मुताबिक ज्यादा चिंताग्रस्त या उत्सुक लोग जल्दी अफवाह का शिकार होते हैं और जल्दी फैलाते भी हैं। अफवाह के फैलने के पीछे दो और बड़े कारण भी हैं। पहला, लोग दूसरों के बारे में झूठी जानकारियां फैलाकर अच्छा महसूस करते हैं। इससे वो अपनी इमेज को ज्यादा बेहतर ढंग से चमका पाते हैं। 1997 में स्टीवन फाइन और एस स्पेंसर की रिसर्च प्रेजुडिस एंड सेल्फ इमेज मेंटेनेंस अफर्मिंग द सेल्फ थ्रू डेरोगेटिंग अदर्स, ये रिसर्च का नाम था। उस रिसर्च के मुताबिक दूसरों के बारे में अफवाह और झूठी चीजें फैलाकर अपने आत्मसम्मान को कुछ लोग ऊंचा पाते हैं। इमेज सुधारने के अलावा अपने सामाजिक स्टेटस को दूसरे से बेहतर साबित करने की खातिर भी अफवाह फैलाई जाती है। ऐसी अफवाहें किसी समूह, वर्ग और धर्म के खिलाफ भी हो सकती हैं, जो अक्सर दुनिया में फैलाई जाती हैं, और ऐसी ही अफवाह रतलाम में भी फैलाई गई। सोशल मीडिया जितना सोशल है उतना ही एंटी सोशल भी। यही वजह है कि अब रतलाम के एसपी भी लोगों को सावधान कर रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट पर भरोसा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, अलग अलग तरीके से कुछ फोटोज लगा के कुछ तो भी ज़बरदस्ती लिख के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस पर विश्वास ना करें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। पुलिस और प्रशासन जाके भी देख चुका है, कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। मगर कोई भी सोशल मीडिया पे उल जुलूल पोस्ट को देखकर कोई भी व्यक्ति गलत रिएक्ट ना करे। चिंता की बात यह है कि रतलाम में जो हुआ वो कहीं भी हो सकता था। सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह की अफवाह फैलाई गई, उस तरह की नफरत से भरी कहानी कहीं भी रची जा सकती है। ऐसे में अब पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस अलर्ट हो गई है, क्योंकि देश भर में इन दिनों गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। एक तरफ लोग विघ्नहर्ता भगवान की पूजा में लीन हैं, तो दूसरी तरफ चंद नफरती लोग ऐसे भी हैं जो विघ्न डालने की फिराक में बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर आप व्हाट्सएप पर रतलाम जैसा कोई भी मैसेज देखें तो बिना वेरीफाई किए, बिना उसका सच जाने उस पर जरा सा भी यकीन नहीं कीजिए। इसके लिए तमाम जिलों की पुलिस लोगों को आगाह कर रही है, अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील कर रही है। सभी लोगों से यह अपील की जाती है कि किसी तरह की सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई भी भ्रामक जानकारी हो तो उसको ना फैलाएं, बल्कि ऐसे भ्रामक जानकारी की शिकायत जो है पुलिस कंट्रोल रूम को करें, या फिर जो है मेरे जो नंबर है मुझे उस पर जानकारी भेजें। शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। ये बात सिर्फ मंदसौर या रतलाम वालों के लिए ही जरूरी नहीं है, इस पर हर हिंदुस्तानी को ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि अफवाह की आग बहुत तेजी से फैलती है। जिस दिन रतलाम में भगवान गणेश के जुलूस पर पथराव की अफवाह फैली, उसी दिन ग्वालियर में व्हाट्सएप पर यह मैसेज बहुत तेजी से वायरल हुआ कि रेलवे ट्रैक पर किसी ने बड़ा पत्थर रख दिया है, जिससे टकराकर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। लोग परेशान हो गए। पत्थर रखने वालों को लेकर तरह तरह की कहानियां सामने आने लगी। ऐसे में रेलवे प्रशासन भी फौरन हरकत में आया, और जब जांच की गई तो पता चला कि ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं। यानी ट्रैक पर पत्थर रखने और ट्रेन की टक्कर की खबर पूरी तरह से अफवाह थी। अफवाह जब फैलती है तो उसके अनदेखे जाल में अक्सर लोग फंस जाते हैं।
ऐसी एक और अफवाह एक दिन पहले यूपी के शाहजहांपुर में फैली। जब दिल्ली से हरदोई लौट रहा एक आदमी शाहजहांपुर से पैदल ही अपने घर जा रहा था। रास्ते में एक पुल से गुजरते वक्त उसे किसी जानवर की आहट सुनाई। बस फिर क्या था, मोबाइल फोन में बहराइच वाले भेड़ियों की कहानी सुन सुनकर रामकरण नाम के इस आदमी को लगा कि उसके सामने भी कोई भेड़िया आ गया है, और फिर वो ऐसा डरा कि उसने पुल से सीधे नदी में छलांग लगा दी। पानी गहरा था, ऐसे में उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई, लेकिन गनीमत थी कि जल्द ही इसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस टीम नदी के गहरे पानी में फंसे रामकरण को बचाने मौके पर पहुंच गई। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसे सुरक्षित बचा भी लिया गया। लोगों को अक्सर ऐसा भ्रम होता है कि हम किसी गलत खबर और सूचना में मौजूद सामान्य सी गलती और झूठ को भी नहीं पकड़ पाते हैं और उस पर सहज रूप से यकीन कर लेते हैं। इस बारे में अमेरिका की सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रही है। इस रिसर्च में शामिल एरिन न्यूमैन कहती हैं कि इस भोलेपन के पीछे 5 बुनियादी सवाल होते हैं। क्या ये बात किसी भरोसेमंद इंसान के हवाले से पता चली है? क्या दूसरे लोग इस पर यकीन करते हैं? क्या इसे सही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं? क्या ये हमारी सोच से मेल खाता है? और क्या इससे कोई अच्छी कहानी निकलकर सामने आती है? दिलचस्प बात यह है कि इनमें से हर मुद्दे पर हमारी प्रतिक्रिया एकदम अलग होती है। अक्सर इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम फिर अफवाह पर यकीन कर लेते हैं। ऐसी कई घटनाएं और हैं जिसने अफवाह की वजह से हिंसक रूप इख्तियार किया। इसमें 2023 की नूह हिंसा शामिल है, 2020 की दिल्ली हिंसा, इसी साल यानी 2024 के अगस्त महीने में हुई उदयपुर की हिंसा, या फिर बीफ के शक में देश भर में लिंचिंग की वारदात हो। हर घटना के पीछे अफवाह का ही हाथ सामने आता है। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2014 से 2020 के बीच सांप्रदायिक दंगों की 5417 घटनाएं दर्ज की गई और ज्यादातर घटनाएं अफवाहों का ही नतीजा थी। बात अगर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की करें तो हालिया बांग्लादेश की हिंसा हो या फिर अगस्त 2024 में ब्रिटेन में भड़के दंगे, ये सब झूठी अफवाहों से ही भड़के। कनाडा और अमेरिका या फिर कहीं और हिंदू फोबिया की घटनाओं के पीछे भी अफवाह तंत्र का हाथ सामने आया है। अफवाह सिर्फ आग लगाती है। ऐसे में कोई ये कहे कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो कान को देखिए, कौवे के पीछे मत भागिए। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज पर यकीन मत करिए, तुरंत रिएक्ट बिल्कुल मत करिए, सूचना को वेरीफाई कीजिए। माना कि धार्मिक जुलूस पर किसी ने पथराव किया ही तो उसके लिए एक्शन के लिए पुलिस है, कानून है। खुद कानून बनने की कोशिश मत कीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत अगर आप सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या अलग अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाला पोस्ट, वीडियो या तस्वीर शेयर करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ओए, यहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। और अब परवा देश की मैं दूसरी बड़ी खबर हम आपके लिए लेके आए हैं बांग्लादेश से, और ये खबर है बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद तेजी से पनप रहे कट्टरपंथ के वायरस की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट को आज 35 दिन बीत चुके हैं और इन 35 दिनों में बांग्लादेश कई दशक पीछे पहुंच चुका है और कट्टरपंथ यहां किसी महामारी की तरह फैल रहा है। ये महामारी कितनी गंभीर होती जा रही है, इसका अंदाजा बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से समझिए। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार में शामिल हो चुके कट्टरपंथी अब संविधान की जगह शरीयत की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला, उसको तक बदलने की मांग अब की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लिबरल छवि वाले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी कट्टरपंथियों की भाषा के समर्थन में नजर आ रहे हैं।
बांग्लादेश में कट्टरपंथ की जड़ों का मजबूत होना हमारे लिए क्यों चिंताजनक है, इसकी हमें परवाह क्यों करनी चाहिए? इसका साफ और सीधा जवाब है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ का मजबूत होना उसका दूसरा पाकिस्तान बनना। इसलिए आज परवाह देश में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश का पाकिस्तानीकरण कितना खतरनाक है। लेकिन पहले देखिए कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने कौन कौन से ब्रांड न्यू जहर इंट्रोड्यूस किए हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश से शेख हसीना का हेलीकॉप्टर उड़ा और उसके बाद फैली भयानक अराजकता की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन 3 दिन बाद 8 अगस्त को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली। तो उम्मीद जागी कि अब पटरी से उतरे बांग्लादेश में फिर सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जो सोचा गया वो हुआ नहीं। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी हावी हो गए और अब वो ऐसी मांगे करने लगे हैं जिससे लग रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने के रास्ते पर निकल गया है। यूनुस सरकार के कट्टरपंथी समर्थक जमात इस्लामी पार्टी ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को बदलने की मांग कर दी। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में शामिल कट्टरपंथी जमात ने संविधान की जगह शरिया लागू करने की मांग कर दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के लोकतांत्रिक संविधान बदलने के लिए रिटायर्ड फौजी अफसरों की एक कमेटी भी बना दी। कट्टरपंथी बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को भी बदलने की मांग कर रहे हैं। ऐसी मांग करने वाली जमात का कहना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्र ध्वज भारत ने उन पर थोपा है। हम ये भी कह रहे हैं कि जो उनका राष्ट्रीय गायन है उसको बदला जाए, क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और भारत ने फोर्स किया था। भारत ने किसी को फोर्स नहीं किया था। ये झूठ बोल रहे हैं। जब जंग शुरू हुआ था सर, मेरी 73 साल की उम्र है, मैं बहुत अच्छी तरह से याद रखता हूं क्या हुआ था 69, 70, 71 में। उस समय दूसरा गीत था जो गाया करते थे मुक्ति वाहिनी के लोग। ये झूठ बोल रहे हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने बांग्लादेश में राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्र ध्वज बदलने के लिए विरोध प्रदर्शन की कॉल दी और हजारों छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे। हालांकि अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के मंत्री खालिद हुसैन ने राष्ट्रगान बदलने से इनकार किया है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह बंगबंधु मुजीबुर रहमान की प्रतिमा गिराई गई है, जिस तेजी से चुन चुनकर बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रतीकों को खत्म किया जा रहा है, उससे बिल्कुल साफ है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के हाथ का मोहरा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जल्द ही शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत से औपचारिक अनुरोध करने की तैयारी में, और इसकी जमीन तैयार करने के लिए अब तक शेख हसीना के खिलाफ यूनुस सरकार 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज कर चुकी है। शेख हसीना के बांग्लादेश से निकलते ही उनके घर में जो कुछ हुआ वो ये बताने के लिए काफी है कि अगर वो वापस बांग्लादेश लौट भी गईं तो उनके साथ क्या हो सकता है। क्या मोहम्मद यूनुस ये गारंटी लेंगे कि बांग्लादेश वापस लौटने के बाद शेख हसीना सुरक्षित रहेंगी? वैसे अंतरिम सरकार बनाने के तुरंत बाद मोहम्मद यूनुस ने सुरक्षा की गारंटी तो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भी दी थी, लेकिन वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बनने से पहले मोहम्मद यूनुस ऐसी भाषा बोलते थे, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस भी कट्टरपंथियों की भाषा बोलने लगे। मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है।
लेकिन सच्चाई क्या है इस वीडियो में देख लीजिए। बांग्लादेश के चटगांव में 20 लाख हिंदू रहते हैं। चटगांव में गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा निकली तो बड़ा बवाल हो गया। शोभा यात्रा में शामिल कई गणेश भक्तों को बंधक बना लिया गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि उन्हें कैद से छुड़वाने के लिए सेना को आना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश के खुलना शहर में हिंदू छात्र उत्सव मंडल को सेना और पुलिस भी नहीं बचा पाए। 16 साल के उत्सव मंडल पर कट्टरपंथियों ने ईश निंदा का आरोप लगा दिया। मदद मांगते हुए उत्सव मंडल और उसकी मां डीसीपी के दफ्तर में पहुंचे। लेकिन आजकल बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने डीसीपी दफ्तर में ही उत्सव और उसकी मां को चेतावनी दी कि पुलिस भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। मजहबी उन्मादियों ने जो कहा वो कर दिया। डीसीपी दफ्तर में पुलिस और सेना के जवानों की मौजूदगी में उत्सव को पीट कर मार दिया गया। इस घटना को बांग्लादेश की कट्टरपंथियों की देखरेख में चल रही अंतरिम सरकार ने तो नहीं, लेकिन बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के संगठन ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज यानी HRCBM ने गंभीरता से लिया है। HRCBM ने दावा किया है कि बीते एक हफ्ते में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने कम से कम 49 हिंदू और अल्पसंख्यक शिक्षकों से जबरन इस्तीफा ले लिया है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से नियुक्त किए गए सभी बड़े अधिकारियों को हटा दिया है। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश, बांग्लादेश बैंक के गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के डीजी, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के डीजी, ढाका के पुलिस कमिश्नर और बांग्लादेश के सभी मंत्रालयों के 30 से ज्यादा सचिव बदल दिए हैं। इसके अलावा कई देशों में मौजूद बांग्लादेश के राजदूतों को या तो वापस बुला लिया है या फिर बर्खास्त कर दिया है। बांग्लादेश में मंत्रालयों से लेकर यूनिवर्सिटी तक कट्टरपंथी हावी हो गए हैं। बांग्लादेश के 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के वीसी बर्खास्त कर दिए गए हैं। बांग्लादेश अब कट्टरता के उस रास्ते पर चल पड़ा है जो उसे पाकिस्तान और तालिबान की राह पर ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले 2 संगठन, बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद ने हाल ही में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर कुछ आंकड़े सार्वजनिक किए हैं जो बेहद चिंताजनक है। 5 अगस्त के बाद के सिर्फ 5 ही दिनों में बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ 110 दिल दहला देने वाली घटनाएं रिपोर्ट हुई। हसीना सरकार के इस्तीफे के बाद से अब तक बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले की कम से कम 205 घटनाएं हो चुकी हैं। ये उन घटनाओं के आंकड़े हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा घटनाएं ऐसी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुई। सवाल यह है कि बांग्लादेश में ये आग अचानक लगी या इसके पीछे सोची समझी इंटरनेशनल साजिश है, और अगर ये साजिश है तो इसके तार किन किन देशों से जुड़ते हैं, इसका साक्ष्यों के साथ विश्लेषण देखिए इस रिपोर्ट में। 16 दिसंबर 1971 को इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बन गया। इसीलिए बांग्लादेश का अमन चैन पाकिस्तान की आंखों में खटकता है और इसी वजह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी अपनी तरह कट्टरपंथ की आग में झोंकने की बड़ी साजिश रची थी। पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन है। पता नहीं क्यों मोहम्मद यूनुस को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है।
उनके हालिया फैसलों को गौर करें तो पता चलेगा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया है। मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से हाल ही में लिए फैसले इस बात के गवाह हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 यूनिट टैंक वाले गोला बारूद, 40 टन RDX और 2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से हथियारों का ये शिपमेंट 3 चरणों में मिलने वाला है और खबर यह भी है कि बांग्लादेश ऐसा करके रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए पाकिस्तान के करीब और भारत से दूर जाने की कोशिश साथ साथ कर रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के पीछे अचानक उपजा जन विद्रोह नहीं था, ये पाकिस्तान की जमीन से चल रहे कई साल के षड्यंत्र का नतीजा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तहरीक-ए-इस्लामी जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर इस तख्तापलट की तैयारी की थी। अब ये बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि छात्र आंदोलन के बहाने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग लेकर जमात-ए-इस्लामी ने बांग्लादेश को जलाया और अंसार-उल बांग्ला, जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, हिजबुत तहरीर, अंसारुल इस्लाम और हिजबुत तौहीद जैसे आतंकी संगठनों ने बांग्लादेश में तख्तापलट करवाया था। पिछले 6 सालों में ISI ने कई $मिलियन बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी के स्टूडेंट विंग को दिए। तख्तापलट के बाद जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन स्टूडेंट यूनियन छात्र शिविर से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने ढूंढ कर बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाएं तोड़ दी। और अब जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान, संविधान और झंडे तक को बदलने की मांग कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार रही हो या मौजूदा शहबाज शरीफ की, पाकिस्तान अपने मूलभूत एजेंडे से कभी दूर नहीं हुआ। ये एजेंडा है आतंकवाद का, ये एजेंडा है दहशतगर्दी का। सवाल है, क्या पाकिस्तान अपने गुनाहों के कबूलनामे के बाद अपने इस जहरीले एजेंडे को कब भी छोड़ेगा? क्या पाकिस्तान अपने आतंकवाद के अध्याय को बंद करके भारत से दोस्ती का हाथ मिलाएगा, या पाकिस्तान की इस बीमारी का इलाज सिर्फ POK की वापसी से ही तय होगा? परवाह देश की में देखिए ये अगली रिपोर्ट। आतंकवाद पाकिस्तान का वो अध्याय है जिसका पाठ किए बिना वहां के हुक्मरानों को नींद नहीं आती। पाकिस्तान के हुक्मरान एक तरफ भारत के सामने बातचीत की पेशकश करते हैं तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर बारूद बोते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते में आतंकवाद सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ऐसे में जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तान आतंकी साजिशें करता रहता है, उसी जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तान को दो टूक जवाब भी मिलता है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान के सामने जो शर्त है, असल में वही उसकी खुराक है, वही उसका चरित्र और चेहरा भी है, जिसे वो बदलने को कभी तैयार नहीं होता। पिछले 8 साल से पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद है। साल 2016 में पठानकोट हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से बातचीत रोक दी थी। उसके बाद पाकिस्तान ने कई बार बातचीत की पेशकश की। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को SCO समिट में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन भारत ने SCO समिट में शामिल होने के न्योते को ठुकरा दिया। भारत ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दे दी कि बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। सच्चाई तो यह है कि 1965 और 1971 की जंग के समय से ही भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध खत्म हो गए थे। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर देने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट ऐसी बढ़ी कि वो अपनी ही आग में सुलगने लगा। पाकिस्तान तबाह होने के कगार पर है। पाकिस्तान की हालत जर्जर हो चुकी है, वो खुद जल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अपनी फितरत के हाथों मजबूर है। बांग्लादेश को सुलगाने में पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों का ही हाथ रहा है।
माना जा रहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की पटकथा पाकिस्तान में ही लिखी है। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की कई सालों की साजिश का नतीजा माना जा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कई सालों से बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार चाह रही थी। इसके लिए बाकायदा ISI ने साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 6 महीने में ISI ने बांग्लादेश में अपनी पैठ मजबूत की और वहां मौजूद छात्र संगठनों को भड़काकर हथियार की तरह इस्तेमाल किया।